अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको बताते हैं कि यूए में रहते हुए अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो आप किस तरह 6 कंट्रीज़ का विज़िट कर सकते हैं, जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और इवन चाइना। तो 21 डेज़ में आप ये किस तरह अपना जो ट्रैवल प्लान है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी ज़ाहिद मौजूद है जो कि अभी कल ही ट्रैवल करके आए हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका सारा एक्सपीरियंस का कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़ाहिद, सबसे पहले अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपका यूए में क्या स्टेटस है और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चलें। मेरा नाम जाहिद मलिक है और मैं एक करंटली एज ए इवेंट ऑर्गेनाइज़र काम कर रहा हूँ। एक प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ छोटा सा, साथ में टैलेंट मैनेजमेंट है और हमारा बेसिकली इवेंट्स का काम है और मेरा इन्वेस्टर का वीज़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रैवल किया। ओके जी। तो जाहिद, अब आप ये बताओ कि आपने ये वीज़ा कैसे प्रोसेस करवाया? खुद किया, कंसल्टेंट के थ्रू किया, और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे? ओके, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वीज़े मैंने खुद ही सोचा था कि मैं अप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं। और जब आपको थोड़ी समझ होती है वेबसाइट की, VSF की, ग्लोबल की, बेसिकली आपको जब उनकी समझ होती है तो आप खुद ही कर लेते हो। अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन होती है तो फिर आप कंसल्टेंसी पे भी चले जाओ, उसमें कोई शर्म नहीं है। सही है। मैंने खुद कंसल्टेंसी चूज इसलिए की क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो आप नहीं समझते। सही है। तो जो जिस काम का माहिर होता है उसको पता होता है कि मैंने ये कैसे प्रोसेस करना है। वो थोड़ी सी फीस जरूर लेते हैं, बट वो आपका वीजा प्रोसेस करके देते हैं और आप उनको पूछ सकते हैं कि अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से हुआ, और आपका प्लान भी वो अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको बहुत सारी जगहों पे गाइड भी कर देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वो खुद से पहले विजिट करके आए होते हैं, उनको हर चीज का पता होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कंसल्टेंसी चूज की और मुझे कॉस्ट भी बड़ी रिजनेबल मिली, ज्यादा कॉस्ट नहीं मिली वीज़ों की। कितनी कॉस्ट आपको? आप ये कह लें कि 5 कंट्रियों के वीज़े मुझे 2500 में, यानी कि 500 दिरहम ईच कंट्री का वीज़ा मुझे पड़ा। उसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, जापान है। ठीक है। और चाइना का मुझे फ्री एंट्री मिली 24 आवर की। अच्छा, वो किस बेस पे मिली आपको? वो मैं बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा इन चीजों की बताऊंगा। पहले ये बता दिया तो सारे चाइना चले जाएंगे। ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको क्या सबमिट करवाने पड़े? डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले इनिशियली जो चीज़ है वो पासपोर्ट है। ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट, लोग कहते हैं कि 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, वो गलत कहते हैं। आप कभी भी किसी भी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस दिन से आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं उस दिन से लेके आपके टूर करके वापस आने तक आपका पासपोर्ट 1 ईयर मिनिमम वैलिड होना चाहिए। सही है। नहीं तो मोस्टली कंट्री आपके वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि क्यों रिजेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी रीज़न ही ये होती है कि आपके पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होते हैं या 7 महीने या 8 महीने, और आप वीज़े अप्लाई कर देते हैं। सही है। जब वो वीजा, क्योंकि वीजा प्रोसेस में भी टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। फिर आपने टिकट करवानी है, तो वीजा ऑफिसर जो होता है वो आप लोगों से ज्यादा स्मार्ट होता है। ठीक है। उसको पता होता है कि इसने इस डेट को वीजा अप्लाई किया है, इतने दिन बाद इसको पासपोर्ट मिलेगा, फिर ये प्लान करेगा 1 महीने बाद, फिर ये ट्रैवल करेगा, और जब ये वापस जाएगा तो इसकी 6 महीने वैलिडिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही। इसलिए आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जो ये आपको हर कोई नहीं बताता ये बात। बिल्कुल सही। तो अभी पासपोर्ट के अलावा जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स थे? बाकी अगर आप यूएई रेजिडेंस है तो ऑफ कोर्स आपके पास वैलिड एमरेट्स आईडी होना चाहिए, वो भी मिनिमम 1 ईयर आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और अगर तो आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, तो आपकी जो वीजा स्टेटस है वो थोड़ा अच्छे लेवल का होना चाहिए। अच्छा, यानी प्रोफेशनल। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, वीजे बेच रहे हैं ये बोल के कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेबर भी हैं तो आपको वीजे मिल जाएंगे। ओके। बट एंट्री नहीं मिलेगी आपको वहां पे। हाँ, जैसे कि रिसेंटली जापान में लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। बहुत सारे लोग, मेरी आंखों के सामने भी लोगों को रोका हुआ था, रशियंस को रोका हुआ था, गोरों को रोका हुआ था, अरबियों को रोका हुआ था। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उनका रूल सबके लिए एक जैसा होता है। सही है। ठीक है। वो ये देखते हैं आपका स्टेटस क्या है, आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं इस कंट्री में, आपका स्टेटस क्या है। ठीक। आपने कौन सा होटल बुक किया हुआ है, ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। कौन से एरिया में किया हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है। आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, कहीं भी ट्रैवल करनी है तो
YouTube पे वीडियोस भरी पड़ी हैं लोगों की, ट्रैवलिंग की, व्लॉगिंग की। उन वीडियोस को देखें कम से कम 1-2-3 दफा, 2-3 अलग अलग लोगों की वीडियो देखें। वो कोई ना कोई चीज आपको जरूर बता रहे होते हैं जो आपके लिए काम आएगी, वो चीजें आपके लिए। तो अब आप ये बताओ कि आपका बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने क्या प्रोवाइड? मैं डॉक्यूमेंट्स पे कंप्लीटली दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, एमरेट्स आईडी आपका 1 ईयर वैलिड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 3 मंथ की होनी चाहिए, और आपका क्लोजिंग बैलेंस है हर महीने का वो कम से कम 2000 दिरहम तो लाजमी हो। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, ठीक है। और आफ्टर 3 मंथ आपने अगर उसमें 4-5 हजार अपनी जेब से डाल के 10,000 पूरा कर भी दिया ना, तो फिर भी चल जाएगा आपका काम। ठीक है। तो आ वाले केस में जो है आपने 10,000 शो करवाया? नहीं, मेरा तो फिर काम ऐसा है ना, मेरे पास तो पेमेंट्स आती रहती हैं। ठीक है। तो मेरे पास तो अमाउंट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने वीजे अप्लाई करी, लकीली उसी टाइम पे मेरे पास 15-20 हजार पड़ा हुआ था, तो मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, सही है। ठीक है। मैंने तो एक ही टाइम पे सारे कंट्रियों के वीजे किए हैं, एक ही स्टेटमेंट के साथ। अच्छा, यानी ये ऐसे नहीं हुआ कि आपने पहले सिंगापुर का किया, नहीं, मलेशिया के किया? मैंने एक ही टाइम पे सारे कंट्री चूज किए। ठीक है। एक ही डेट की मैंने स्टेटमेंट निकाली है, सेम टाइम पे मैंने, क्योंकि सारे मोस्टली ई वीजा है। सही है। तो पासपोर्ट आपका सिर्फ जाता है इंडोनेशिया के लिए, सिर्फ मेरा इंडोनेशिया का स्टिकर वीजा है, उसका स्टिकर है, बाकी सब ई वीजा है। तो आपको पासपोर्ट तो देना नहीं है, तो सेम टाइम पे आपने एप्लीकेशन देनी है, चाहे आप 50 कंट्रियों की दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जापान के लिए आपका वीजा इंटरव्यू हुआ था या नहीं? नहीं, इंटरव्यू मेरा किसी भी वीजे के लिए नहीं हुआ। सही है। स्पेशली एशिया के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है। वो सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन जाती है। तो ये तो आपका अपना बिजनेस था ना, तो उसमें आपको शायद ट्रेड लाइसेंस भी उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने ट्रेड लाइसेंस भी दिया मैंने, और मैंने अपना ट्रेड लाइसेंस दिया, और अपना वीजा स्टेटस जो था मेरा वही था, और एक आपका ट्रैवल प्लान बनता है। ठीक है। तो कंसल्टेंसी के पास जाने का यही फायदा होता है कि वो आपकी ये चीजें कवर कर लेते हैं, आपको पता नहीं भी चलता। क्योंकि लोग खुद से जो ट्रैवल प्लान बनाते हैं ना, वो मोस्टली गलतियां करते हैं। सही सही सही। ठीक है। तो ट्रैवल प्लान जो है वो बनाना लाजमी है, और आपका एक कवर लेटर लगता है। ठीक है। चाहे आप कंपनी के ओनर हैं, चाहे आप किसी के एम्प्लॉय हैं, चाहे कोई भी हैं, आपका एक कवर लेटर लगेगा जिसके ऊपर ये लिखा जाता है कि मैं ये बंदा हूं, मैं ये काम करता हूं, इतने सालों से मैं यहाँ पे हूं, ये मैं कमाता हूं, ये मेरा वेकेशन टाइम है, मैं इन दिनों में यहाँ जाना चाहता हूँ। सही है। और मैं इतने दिनों में वापस आऊंगा। वो एक कवर लेटर होता है आपका। बिल्कुल ठीक है। उस पे आप अब चाहे आप कंपनी के ओनर हैं, आपके भी सिग्नेचर लगेंगे, स्टैंप लगेगी कंपनी की, वो आपको देना जरूरी होता है। तो आप तो चलो कंपनी के ओनर थे, तो अगर कोई एम्प्लॉई होगा तो उसके लिए उसको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड? उसके लिए वही पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी और कंपनी का एनओसी लेटर लाजमी है। ठीक है। और कोशिश करें कि फेक ना बनाएं एनओसी लेटर। सही है। क्यों, क्या है, वो किसी भी टाइम कॉल करके आपकी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। सही, वेरीफाई कर सकते हैं। तो फेक डॉक्यूमेंटेशन ना करें, किसी भी सूरत में ना करें। वो तो होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जेन्युइन काम करें, और इंशाल्लाह वीजे भी लगेंगे, और आप दुनिया भी घूमेंगे जैसे मैं घूमता हूँ। आपने बताया कि ये वीज़े तो आपने सब एक ही दफ़ा अप्लाई किए, जिसमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो ये आपको वीज़े अप्रूव या रिसीव कब होना शुरू हो गए? वीज़ों का जो नॉर्मली टाइम है वो 1 वीक to 2 वीक्स होता है, बट मैं सिंगापुर का वीज़ा बहुत जल्दी आ गया था, 4 दिन में ही आ गया था। मलेशिया का भी तकरीबन 1 वीक में आ गया था आफ्टर सबमिशन। और बाकी थाईलैंड का वीज़ा 15 दिन में, और इंडोनेशिया का वीज़ा तकरीबन 1 महीना लग गया था, क्योंकि वो स्टिकर वीज़ा होता है, आपको पासपोर्ट जमा करवाना होता है। तो ये आपको खुद सबमिट करवाना पड़ा था या आपके? आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे तो आप उनको अपना पासपोर्ट दे दें, वो स्टिकर जब आ जाता है वो आपको बता देते कि आ गया। सिर्फ जापान जो है उसमें आपको VFX जाना पड़ता है? हाँ जी, आपको VSF जाना पड़ता है, और आपको डॉक्यूमेंट्स खुद जमा कराने होते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट मैच करते हैं। कोई एजेंट भी अगर जाएगा तो वो बंदे को साथ में लाजमी लेके नहीं, आपके जापान के VFX में फिंगरप्रिंट भी होंगे लाजमी? नहीं, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं हुए। अच्छा, फिंगरप्रिंट नहीं? फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए, खाली मैंने सबमिशन की है। ओके। और बस वो 2-3 चीजें आपसे। लेकिन उन्होंने पासपोर्ट आपका ले लिया था या आपको वापस कर दिया? जापान के लिए पासपोर्ट नहीं रखते। ओके। जापान के लिए खाली आपकी फाइल जाती है, और आपकी स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट कॉपी होती है हर चीज की। ओके। ठीक है।
और वो आपकी एक पूरी प्रोफाइल बनती है, जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी लगी होती है ऊपर, लाइसेंस का कॉपी लगी होती है आपके ट्रेड लाइसेंस की, आपके एमरेट आईडी की, आपका पाकिस्तानी आईडी, सही है, ठीक है, और आपकी 2 पिक्चर्स, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी पूरी कॉपी, और आपका कवर लेटर और आपका एनओसी लेटर। तो ये सारी एक प्रोफाइल बनती है, ठीक है। वो आपने लेके जानी होती है, वो आप अपने हाथों से खुद जाके सबमिट करते हैं काउंटर पे। सबसे पहले आपको टाइम मिलता है, तो जब आपका टोकन आएगा तो वो आपसे पूछेगी कि आपको एसएमएस सर्विस चाहिए, तो वो 15 दिरहम देके तो आप अपनी सर्विस एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। कैश पेमेंट नहीं लेते, वो कार्ड से पेमेंट करनी होती है। ओके। तो ये आपको जब वीज़े रिसीव हो गए तो कितनी देर तक ये वैलिड थे वीज़े? जो वैलिडिटी होती है जापान की मेरे ख्याल से 3 महीने की है, ठीक है, और थाईलैंड की भी 3 महीने की है, ओके, मलेशिया की 6 महीने है, सिंगापुर की 2 महीने है, और इंडोनेशिया की 2 महीने है। तो बाकी ये है कि जब आप जाते हो ना वहां पे, तो हर एयरपोर्ट के ऊपर आपकी जो एंट्री है वो एक दफा से फिर दोबारा वहां पे ऊपर लिखा होता है कि आपको इतने दिन की एंट्री मिली है। अच्छा, यानी उन्होंने मेंशन करते जी बिल्कुल, जब आपको वो एंट्री के स्टैंप लगाते हैं तो साथ में लिख देते हैं कि 15 डेज है, 60 डेज है, 1 मंथ है। लेकिन उन्होंने आपसे पूछा था कि आप कितनी देर के लिए आए हो? बिल्कुल पूछते हैं कि आपका कितने दिन का प्लान है, कहाँ से आप आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे, होटल कौन सा है। सही है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अब आप ये बताओ कि इन सब के लिए आपने टिकट जो बुक की थी वो 1 टाइम की थी, सबकी अलग की? मैंने 1 टाइम, जैसे मैंने पहले बताया स्टार्ट में कि ये टाइम जो चूज करने की रीजन थी वो यही थी कि जो टिकट थी वो मेरी एक ही टिकट मैंने बनाई थी पूरा राउंड ट्रिप, ठीक है, और उसमें मैंने कंट्री टू कंट्री अपना प्लान पूरा करके मैंने टिकट बुक की थी। तो ईच कंट्री आपका कितना स्टे था ये बता सकते? आप एवरेज लगा लें कि 3 नाइट 4 डेज हर कंट्री का। ठीक है। तो टिकट का आपका टोटल कितना कोई एक्सपेंस एस्टिमेट आ गया था सर? मेरी टिकट बन गई थी 5500 दिरहम की, तकरीबन आप ये कह लें कि कोई $1500 में टिकट बन, सब कंट्रीज सारी तकरीबन बन गई थी। सही है। तो चाइना, आपने बोला कि चाइना एक जो था वो आपको वो वीजा फ्री एंट्री मिली मुझे एज ए पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसे पाकिस्तानी। हाँ, अब मैं भी सरप्राइज हो गया था। वो कितनी देर के लिए आपको मिली? वो 24 आवर, वो आपकी टिकट पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपकी अगर रिटर्न टिकट? जी, वो ऐसा होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मेरा यहाँ से जो प्लान था वो सबसे पहले मैं गया सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, फिर मैं वहां से गया इंडोनेशिया, बाली। ओके। तो बाली से मैं गया थाईलैंड, थाईलैंड से गया मैं मलेशिया। ओके। तो मलेशिया से मैं गया जापान। ठीक है। तो जापान में अपना टाइम स्पेंड करने के बाद जो मेरी टिकट थी वो थी चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइन। ओके। तो उसका चाइना में स्टे था 16 to 18 आवर्स का। ओके। तो चाइना आपको ट्रांजिट वीजा दे देता है, 24 आवर की एंट्री दे देता है कि आप एयरपोर्ट पे ऑफ कोर्स नहीं रहोगे ना। ओके। तो आपने कोई होटल लेना होता है या कुछ, तो आपको वो फ्री में एंट्री दे देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। सही है। वो डिपेंड करता है आपकी टिकट पे कि आप जो एयरलाइन से आ रहे हो उसका स्टे कितना है। ओके। अगर तो वो स्टे 12 घंटे से कम का है फिर आपको एंट्री नहीं मिलती। सही। तो आपके केस में 12 घंटे से? मेरा 16 से 18 घंटे की स्टे था, तो मुझे इसलिए एंट्री मिल गई। ठीक है। वो आप चाइना के किसी भी एयरपोर्ट पे आपका स्टे हो वो आपको एंट्री मिल जाती है, और स्पेशली अब जो है वो काफी मतलब पाकिस्तानियों को एंट्री दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि 24 घंटे की एंट्री को मिसयूज नहीं करना। अदरवाइज चाइना का जो रूल है इमिग्रेशन का वो ये है, अगर आपने एक्सटेंड कर दिया उस वहां पे आप खाली फाइन पे करके नहीं निकल सकते। ओके। आपको वहां पे बकायदा ट्रायल फेस करना पड़ता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी बात ज़हन में रखना। कुछ लोग होते हैं ना को स्किप कर जाएंगे चाइना में, आप चाइना में स्किप करके नहीं रह सकते। चाइना की इंटेलिजेंस इतनी फास्ट है कि उनके कंट्री में जब कोई बंदा लैंड होता है तो आपका डाटा और आप उनकी नजर में होते हो। तो आपने जो होटल बुकिंग करवाई थी वो कैसे किया था? आपने सारे होटल बुकिंग एडवांस में कर ली थी या हर कंट्री में आप गए तो फिर आपने होटल बुकिंग की? उसका जरा आप बताओ। नहीं, मैंने होटल्स एडवांस में बुक कर लिए थे सारे ही। ठीक है। क्योंकि मेरा प्लान जो था वो फिक्स था हर लिहाज से, और यहाँ से होटल बुक करने का फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे सस्ते होटल मिले। यूएई से? जो आप यूएई से मैंने किया, booking.com से भी किए, कुछ मैंने वीगो से किए, लेकिन booking.com मुझे हमेशा से ही मतलब सही रही है, तो इसलिए मैंने वहीं से करता हूँ। ठीक है। ठीक। तो मुझे पता था कि मैंने 3 रातें अगर इंडोनेशिया में रहनी है तो मैंने 3 रातों का एडवांस में होटल कर लिया, क्योंकि आपकी टिकट भी तो उसी लिहाज से। उसका फायदा है। उसका फायदा ये है कि एक तो आपका बजट नहीं आउट होता।
ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी होटल के पैसे दे दिए, टिकट के दे दिए, अब आपको पैसे चाहिए सिर्फ खाने पीने के लिए और घूमने के लिए। सही है। ठीक है। और सेकंड फायदा उसका ये होता है, बेनिफिट है कि आपको एयरपोर्ट पे जब क्वेश्चन करते हैं तो जो आपने अराइवल कार्ड देना होता है, सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट अराइवल कार्ड। अच्छा। हर एयरपोर्ट पे आपको अराइवल कार्ड फिल करना पड़ता है। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है? उसमें आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन ही उसमें होती है। कुछ QR कोड से स्कैन करके ऑनलाइन फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि हर एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है। सही। तो आप स्कैन करके तो आप फिल करके सबमिट करते हो, आपके ईमेल में QR कोड आ जाता है। ठीक है। वो QR कोड लेके आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो, अपना पासपोर्ट देते हो, बोर्डिंग पास देते हो, वो QR कोड से उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सही है। जब उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है फिर वो आपसे कुछ सवाल ही नहीं करता, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो और वो इन्फॉर्मेशन मेरा एक्यूरेट होना भी जरूरी बहुत 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। बिल्कुल सही है। वहां पे क्योंकि आपका कोई हम जुबान नहीं है, कुछ जानने वाला नहीं है, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। सही है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन वैसे भी करेक्ट ही होनी। हाँ तो जी। आप ये बताओ, आपको होटल जो एवरेज है पर नाइट सब कंट्रीज में कितना आप कुछ प्राइस? आप ये कह लें कि कुछ होटल्स मुझे $20 के भी मिले, ओके, कुछ $30 के मिले पर नाइट, कुछ $50 के मिले। तो एवरेज अगर देखी जाए तो मुझे 100 to 150 दरहम पर नाइट, 21 डेज का। और होटल भी 4 स्टार, अच्छा 4 स्टार इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। जबरदस्त। ये आपका उधर ट्रांसपोर्ट और फूड का कितना एक्सपेंस आया पर डे के लिहाज से हर कंट्री? अगर दरहम के साथ कन्वर्ट करें तो पर डे का होटल टिकट अलग है, सिर्फ वहां पे जो आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, खाना खाते हो, तकरीबन 100 to 150 दरहम पर डे आप लगा लें। ये एवरेज हर एवरेज है। और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आपने कहीं जाना है वो तो डिपेंड करता है, वो तो फिर आपकी मर्जी, शॉपिंग करनी है वो जितना मर्जी आप अपना एक्सपेंस कर लें। लेकिन जो एक नॉर्मल टूरिस्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब 100-150 दरहम में पर डे के हिसाब से वो। कि आपको हर कंट्री में इमिग्रेशन जब आप एंट्री थी तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर हुए और कौन सा इमिग्रेशन आपको मुश्किल लगा? तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि सारे कंट्रीज की इमिग्रेशन का बिहेवियर कैसा है आपके साथ। सही है। ऐसा ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर में लैंड हुआ हूँ तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका, क्योंकि सिंगापुर में अभी आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती। ठीक है। टोटली ई गेट है। ओके। 100%। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपका डाटा तो उनके पास नहीं होता। हाँ, जैसे तो, यूएई में जी, नहीं होता। तो जब आप पासपोर्ट स्कैनर के ऊपर रखते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि प्लीज विजिट टू इमिग्रेशन काउंटर। तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है। वहाँ पे वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, 5-6 लोग बैठे होते हैं। वो आपसे सारे सवाल करते हैं, वो आपको कंफ्यूज भी करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसी बातें आपके साथ करेंगे, आपको कंफ्यूज करते हैं। बट आपको अगर आप जेन्युइन हो, जो सच है वो आप बोलते रहो, तो वो चाहे 3 दफा पूछेंगे, क्योंकि आपसे बार बार आके वो पूछेगा। पहले एक बंदा आएगा, सलाम दुआ के बहाने से क्या हुआ, सब खैरियत है, कहाँ से आए हो, ऐसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा, वो चला जाएगा। फिर एक ऑफिसर आ जाएगा यूनिफॉर्म में, वो आके आपसे प्रॉपर क्वेश्चन करेगा, फिर वो चला जाएगा। फिर एक लड़की आ जाएगी आपके साथ, आके वैसे ही बैठ जाएगी, फ्रेंडली होके बैठेगी, फ्रेंडली बातें करेगी आपसे। मतलब वो सारा एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। ओके। तो ये ज़हन में रखना, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो वो बस आपको फिर अपनी डिटेल जो मेरा है सबको सेम ही बतानी चाहिए। सेम बतानी चाहिए जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में दी है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है वही बताओ। मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने उनको बताया मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, बट आई लिव इन दुबई। ठीक है। दुबई में क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया मेरी कंपनी है। ओके। तो आप सिंगापुर, तो मैंने बताया मैं विजिट करने जा रहा हूँ, मेरा फ्री टाइम है, मेरी वेकेशंस थी। अच्छा, सिंगापुर के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उनको अपना पूरा प्लान बताया कि मेरा यहाँ पे टिकट्स दिखाई, वीजा दिखाए। दे सेड ओके, नो प्रॉब्लम, दे आर सेटिस्फाइड। सही। उन्होंने मुझे 5 मिनट में ही अलाउ तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आंसर आपको सब? नहीं, हर इमिग्रेशन का अलग सिस्टम है। ठीक है। सिंगापुर का ये है, और बाकी इंडोनेशिया में बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग हैं। ओके। तो वहाँ पे भी अराइवल कार्ड पहले फिल करना पड़ता है, फिर आपको इमिग्रेशन पे जाना है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो थोड़ा सा पूछते हैं आपसे, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बहुत ज्यादा, बट पूछते हैं कि कितने दिन का स्टे है, कैसे है, कहाँ जाना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं अभी सिंगापुर से होके आया हूँ। तो आपने ये लाजमी बताना है, चाहे वो शोखी मारना कह लें, लेकिन बताना जरूरी होता है कि आप कहाँ से आए हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, कितने कंट्रियों में जा रहे हैं, तो उनको बताएं, ताकि वो फिर सेटिस्फाइड होते हैं आपसे। तो आप उनको बताएं। तो मैंने बताया, तो उसने मुझे 60 डेज की एंट्री दे दी इंडोनेशिया में।
तो मेरा वीज़ा तो 1 महीने का था, लेकिन उसने मुझे 60 डेज की एंट्री दे दी। सही है। हाँ, तो खैर मैं वहाँ पे भी फिर 4 दिन रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया थाईलैंड। तो थाईलैंड में वेरी सिंपल, थाईलैंड में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते, और आपने अराइवल कार्ड एयरपोर्ट पे जाते सबसे पहले फिल करना होता है। वही QR कोड आपने इमिग्रेशन पे लेके जाना है, उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट्स लेने उधर ही, आपकी आई स्कैन करनी है, आपका अराइवल कार्ड लेना है, और दैट्स इट, आप जाएं। और उसके बाद फिर मैं गया मलेशिया। तो मलेशिया में भी आप सेम यही प्रोसीजर है, सबसे पहले अराइवल कार्ड, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स एयरपोर्ट पे ही होते हैं, और उसके बाद आपकी पिक्चर लेते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करके आपको जाने देते हैं। वो भी पूछते हैं आपसे कि कहाँ जाना है, कितने दिन रहना है। जापान में, हाँ, जापान में अगर उनको आप पे शक हो गया ना, मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो मैं जाते ही अराइवल कार्ड, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4-5 जगह से हो चुका, मुझे पता था अराइवल कार्ड इज मस्ट, तो मैंने अराइवल कार्ड करवा लिया, उससे मेरा टाइम बच गया। फिंगरप्रिंट्स हुए, उसने बस इतना पूछा कि हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू स्टे। आई सेड 4 days, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग बैक टू दुबई। सही है, सिंपल। तो उसने कहा ओके, वेलकम टू जापान। ये है कि जब आप चाइना गए तो चाइना में आपने खुद बोला कि मुझे वीजा चाहिए, या हाँ जी, क्योंकि मेरी जो टिकट थी उसमें 18 घंटे का स्टे था, तो मुझे पहले से ऑलरेडी आइडिया था, किसी ने बताया भी था मुझे कि चाइना पे आप अगर ट्राई करें आपको एंट्री मिल जाएगी। सही है। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे चला गया। सही है। उसने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कि मेरा ट्रांजिट है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, वो आपका ट्रांजिट होता है। सही है। जो 24 आवर का होता है। तो मैंने कहा मेरा ट्रांजिट है, तो ट्रांजिट पे जाके मैंने उसको बोला, तो उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, कहाँ से आए हो, उसने मुझसे क्वेश्चन किए। तो मैंने बताया मैं इस डेट को निकला हूँ, मैं यहाँ गया हूँ, इतने कंट्रीज घूम के आया हूँ, अभी मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। तो उसने कहा दुबई में क्या करते हो? मैंने बताया, अपनी कंपनी का कार्ड दिखाया, मेरा एमरेट्स आईडी है, ये मैं कंपनी का ओनर हूँ, और मेरी फ्लाइट है कल की। अपनी टिकट दिखाई उसको, और फिर उसने अपने ऑफिसर से बात की, उसने मेरा पासपोर्ट दिया। 5 मिनट में उन्होंने मेरा धनाता का सिस्टम चेक किया, क्योंकि धनाता में तो सारी हिस्ट्री आती है, सारी हिस्ट्री आ रही है। तो उन्होंने मेरा धनाता का सिस्टम चेक किया, तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, और मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दिया उन्होंने, 24 आवर का ऊपर लिखा होता है। अच्छा, स्टिकर लगा दिया। वहीं से फिर मैंने बाहर निकलते, क्योंकि चाइना का मैंने होटल बुक नहीं किया था, क्योंकि चांस था। तो जैसे मैं इमिग्रेशन क्लियर की, मैंने जल्दी से booking.com खोली, और वहां से मैंने होटल बुक किया। वहीं की फ्री शटल बस आती है होटल की, उसमें आप बैठे होटल जाएं, खाएं पिएं, सोएं, रेस्ट करें, अगले दिन वही शटल बस आपको फ्री में एयरपोर्ट पे छोड़ती है, तो आप वहां से अपनी फ्लाइट में बैठे और आ जाएं। तो इसी बहाने से आपको फ्री में चाइना का एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप चाइना में स्टिकर लगवा लेते हैं कि आपकी एंट्री हो गई। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना में सोशल मीडिया नहीं चलता। सही है। आप ना फेसबुक यूज कर सकते हो, ना व्हाट्सएप, ना जीमेल, ना गूगल, उनके कुछ भी नहीं है, उनकी अपनी एप्लीकेशन। तो अगर आपने चाइना में एंट्री लेनी भी है, आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने जब वहां पे लोकेशन खोलनी है या किसी से घर में बात करनी है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। सही है। तो उनकी बेसिक ऐप जो है वी चैट अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, और चाइना का अपना एक ब्राउजर है, जैसे हमारा क्रोम है, गूगल, तो उनका है बैदू, तो वो बैदू को इंस्टॉल कर लें, तो उससे ये होता है कि गूगल की तरह वो काम करता है। बिल्कुल सही। तो आपको परेशानी नहीं होती। ठीक है। ठीक। वरना मेरी तरह आप भी 2-2 घंटे बैठे रहेंगे एयरपोर्ट पे कि नेट क्यों नहीं चल रहा। नेट चल रहा था, बेसिकली एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। तो खैर एनीवेज, चाइना का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, खाना बड़ा अच्छा था होटल का, और हलाल फूड उनको आप बता दें अगर। इन दी एंड ये बताओ कि सब कंट्रीज के बारे में आपका क्या रिव्यू रहा, आपको कौन सा कंट्री ज्यादा अच्छा लगा? अच्छा, हम बात करते हैं कुछ कैटेगरीज पे, जैसे कि ह्यूमैनिटी पे, और रूल्स एंड रेगुलेशन पे, ठीक है, क्लीनिंग पे, हेल्थ पे, कल्चर पे ऑफ कोर्स, सही है, और सेफ्टी पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी है। एज ए टूरिस्ट जब भी आप कहीं जाते हो तो आपका सबसे पहले कंसर्न सेफ्टी होता है। ठीक है। तो सेफ्टी के लिहाज से मुझे सबसे अच्छा लगा इंडोनेशिया। सही है। ठीक है, इंडोनेशिया में लोग बहुत ईमानदार हैं। बिल्कुल सही। और मतलब ड्राइवर अगर आप पूरे दिन के लिए अपने साथ लेंगे तो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो आपका बहुत करीबी दोस्त यार है, वो आपकी चीज़ें महफूज रखेगा, आपका ख्याल करेगा। और फिर सिंगापुर में भी सेफ्टी है, बट वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, आपको रेस्टोरेंट में खाना भी खुद ही जाके लेके आना पड़ता है, वहाँ पे वेटर सर्विस नहीं है। ठीक है। ठीक है, मलेशिया में भी वेटर सर्विस नहीं है, आपको खुद ही खाना उठा कर। सही है। और बाकी जो है थाईलैंड,
थाईलैंड में थोड़ा सा मुझे डर था, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत सारी दुनिया बड़े कंट्री से आई होती है, और वहाँ पे माहौल भी मतलब नाइट लाइफ का और ये सारी चीज़ों का तो थोड़ा सेफ्टी का होता है कंसर्न। ठीक है। तो लेट नाइट अकेले ना ही निकलें बाहर तो अच्छा है, पर कोशिश करें कि 1-2 बजे तक वापस अपने होटल में आ जाएं। सही है। डर नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वो भी यही कह रहे थे सही है कि आप अपना गोल्ड या वॉच या मोबाइल फोन या कोई चीजें लेके बाहर ना निकलें। सही है। हाँ। तो लाइफ आपको किस कंट्री की सबसे अच्छी लगी? सॉरी, जापान रह गया। जापान का जो है, जापान में भी बड़ी सेफ्टी है, कोई खतरा नहीं है किसी चीज का, लोग बड़े अच्छे हैं, आप बड़े फ्रेंडली हैं और आपकी बहुत इज्जत करेंगे। जब आप बताएंगे ना कि आप टूरिस्ट हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है। तो फूड आपको कहाँ की सबसे ज्यादा अच्छी लगी? फूड अगर एज ए देसी बात करूं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको आता है, जारी बात है, हम वो चीजें नहीं खाते तो हमें ढूंढनी पड़ती हैं हलाल फूड, ये थोड़ा इशू रहता है वहां पे। बट ये था कि इंडोनेशिया में इंडियन रेस्टोरेंट थे, बाली में, तो वो थोड़ा खाना महंगा पड़ता है क्योंकि वो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप कोशिश करें कोई KFC या बर्गर किंग या पिज्जा हट यही खा ले तो वो सस्ता रहता है आपको। ठीक है। और या फिर आप राइस खा लें, मतलब सही है। इंडोनेशिया में तो ये है। बाकी सिंगापुर में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, खाना सस्ता ही पड़ता है तकरीबन। वैसे कंपेयर टू दुबई तो सिंगापुर महंगा है, लेकिन ये कि खाना पीना फिर भी नॉर्मल आप अफोर्ड कर लेते हो। सही है। और मलेशिया में भी फूड बहुत अमेजिंग है, आपको हर कंट्री का कल्चर मिल जाएगा मलेशिया में। एक पूरी पटापटोंग में एक पूरी वो स्ट्रीट है, वो सारे रेस्टोरेंट है, जैसे लाहौर में ग्वाल मंडी में रात को लगे होते हैं ना टेबलें, ऐसे टेबल लगी होती है, सी फूड, पूरी दुनिया खाना खा रही है वहाँ पे। आपका जो दिल करता है आप वो ले लो, खरीदो, खाओ बस। तो आपको एडवेंचर के लिहाज से कौन सा कंट्री ज्यादा अच्छा है? एडवेंचर्स के लिहाज से मुझे थाईलैंड, ओके, फुकेट, वो बहुत अच्छा, फिफी आइलैंड और उसके अलावा जेम्स बॉन्ड आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है वहाँ पे। और सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, बाली, वहाँ पे भी बड़े अच्छे एडवेंचर्स है। जैसे आप वहाँ पे वो जेट स्की हो गया या पैरासेलिंग हो गई या अंडर वाटर वॉक हो गई फिशेस के साथ, तो ये वो एक्सपीरियंस है जो दुबई में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करते हैं। सही तो वहाँ पे ये सारा आपको एक एक्टिविटी 50 दिरहम में आपकी हो जाती है। सही है। तो ये तो बहुत मतलब बहुत सस्ता पड़ता है आपको बाली इस लिहाज से। ठीक है। तो फिर उसके बाद एडवेंचर के लिहाज से थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और जापान, मतलब ऑब्वियसली। सही है। तो ये मुझे 3 कंट्री एडवेंचर्स के लिहाज से ज़्यादा। आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आप एडवाइस देना चाहते हो जो लोग जाना चाहते हैं कंट्रीज में, तो क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए, किस चीज़ को देखें तो वो इजी रहेगा उनके लिए? ओके, सो सबसे पहले एडवाइस मेरी ये है कि आप मुकम्मल अपना बैकअप लेके जाएं साथ में। बैकअप क्या मतलब? बैकअप फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ। ठीक है। पैसे आपके पास इनफ होने चाहिए। सही है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हो, कैश भी होना चाहिए आपके पास और कार्ड भी होना चाहिए। और लोकल करेंसी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, उसके बगैर तो आप जगह जगह कार्ड यूज़ करेंगे, वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कार्ड वहाँ पे यूज़ करना। तो वहाँ की लोकल करेंसी आपने, जैसे छोटी छोटी मार्केट्स में जब चीज़ें लेनी होती लोगों के पास, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मशीनें नहीं होती, वो करेंसी आप यहाँ से एक्सचेंज करा के गए वहीं पे करवाएं। और एयरपोर्ट से आपने करेंसी चेंज नहीं करवानी, वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज। ना ही आपने एयरपोर्ट से सिम कार्ड खरीदना है, ना ही आपने एयरपोर्ट से करेंसी चेंज करनी है, और ना ही आपने एयरपोर्ट से टैक्सी लेनी है। ओके, तो ये वरना आप लुट जाओगे। वो बिल्कुल वो बहुत ठीक है। चार्ज करते। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे इजी है वो सिंगापुर में मेट्रो है बहुत ज्यादा। ओके। आपको कहीं भी जाना है आपको मेट्रो भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। सही है। और मलेशिया में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, मेट्रो के भी हैं, और आपके पास टैक्सी बहुत सस्ती पड़ती मलेशिया में। ओके। मतलब आपको अगर कहीं आना जाना है तो वो टैक्सी इजी है। बाली में, इंडोनेशिया में आपको बाइक, अच्छा, वो सबसे बेस्ट रहता है आपको। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो आप ओपनली एक्सप्लोर कर लेते हो, दूसरा सस्ता भी रहता है, और पर आवर के हिसाब से आपको बाइक वाला मिल जाता है वहां पे। ओके। ठीक है। तो उसके बाद आ गए जी हम थाईलैंड। तो थाईलैंड में भी बाइक राइडर्स भी होते हैं, बाइक भी आप रेंट पे ले सकते हैं, और अदरवाइज आपने अगर टैक्सी लेनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पे बाइक राइडर ही लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। हाँ, टुक टुक ना लें, टुक टुक वाले लूट लेते हैं, वो आपको बोलेंगे 500 बात, लेंगे 1000 बात। सही है। हाँ। और जापान में थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, स्पेशली टैक्सी, वो तो बिल्कुल नहीं लेनी है आपने।
ठीक है। हाँ, मैंने गलती की थी क्योंकि मेरी फ्लाइट जो थी वो थोड़ी शॉर्ट टाइम था, तो मुझे होटल से एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना था। तो मेरी टैक्सी होटल से एयरपोर्ट तक $200 की बनी। तो वो कितना डिस्टेंस कितना था? तकरीबन 1 घंटे का, 1 घंटे का भी नहीं, आप 40 किलोमीटर कह लें आप। 40 किलोमीटर। हाँ, तो वो तकरीबन मुझे $200 की टैक्सी पड़ी। तो जापान में टैक्सी यूज नहीं करें एज ए टूरिस्ट। ठीक है, ठीक है, मेट्रो यूज करें और कोशिश करें कि वहां पे एक कार्ड मिलता है मेट्रो का। वैसे तो वो आपको एयरपोर्ट पे बोलेंगे ये मेट्रो का अलग कार्ड है, इसका अलग कार्ड है, लेकिन वो जहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो कार्ड यूज करते हैं, वो कार्ड ले लें, उसको रिचार्ज कराते रहें। बस में भी यूज होता है वो, मेट्रो में भी यूज होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी लोकल आपको सिटी के अंदर वॉक करनी है तो आप कोशिश करें बाय वॉक। आपको जापान में वॉक कर सकते हैं तो जापान जाएं, वॉक नहीं कर सकते आप जापान नहीं फिर सकते। सही है। तो उधर वॉक करनी जरूरी है। तो ये मेरी एडवाइस है। एक तो कैश का बैकअप लाजमी रखें और कार्ड जरूर लेके जाएं अपने साथ, पेमेंट कार्ड से करें, बट कैश लाजमी रखें और डॉलर्स में रखें। डॉलर्स में हो तो वो इजीली एक्सचेंज आपके लिए सबसे बेनिफिशियल वो डॉलर ही है, क्योंकि डॉलर हर जगह पे एक्सेप्टेड है। तो डॉलर तो फिर आप यहाँ से भी एक्सचेंज करवा के यहाँ से अपने साथ लेके चले जाएं, ये डॉलर है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास नहीं है डॉलर और आप चाहते हैं कि आप ये दरहम ही लेके जाएं, तो जिस कंट्री में भी जाएंगे वहां पे आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के होटल के करीब ही कोई देख लें अपनी एक्सचेंज, वहां से चेंज करवा लें। ठीक है। ठीक है, और बाकी कोशिश करें कि जब आप टिकट बुक करें, होटल बुक करें, तो अपनी एयरपोर्ट की टैक्सी भी उसी टाइम पे बुक कर लें। सही है। वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे आप पहुंचेंगे, आप टैक्सी ढूंढेंगे, आपको वो टैक्सी तकरीबन बहुत ज्यादा हाई प्राइस में मिलेगी। उतने पैसों में आप 4 दिन की टैक्सी ले सकते हैं। ठीक। हाँ। ठीक है। तो इन द एंड थैंक यू। और सिम कार्ड का मैं बता दूं, हाँ, सिम। हाँ, कम्युनिकेशन आपको पता है, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते फैमिलीज के साथ, और आपको सोशल मीडिया भी चलाना है। तो ई सिम, बहुत सारी आजकल कंपनीज आ गई हैं जो ई सिम देती हैं। ओके। आप दुबई से ही उसको परचेज कर लें। ओके। और अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें रिचार्ज कर लें, उसको एक्टिव कर लें, रोमिंग एक्टिव कर लें। वैसे ये ई सिम आपने ली थी तो आपको क्या कॉस्ट पड़ी? मुझे एक ही दफा मैंने पैकेज खरीदा था बस। ओके। हाँ, मुझे ई सिम के पैकेजेस हैं, मतलब अगर आपने खाली मलेशिया जाना है तो आप खाली मलेशिया का ले लें। सही है। क्योंकि मैंने 6 जगह पे जाना था तो मुझे 6 जगह का पैकेज। क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? वो आप ये कह लें कि ईच कंट्री मुझे पड़ा कोई तकरीबन $10-15 पड़ा तकरीबन। $15। और बहुत सस्ता पड़ा मुझे, क्योंकि देखिए मैंने 6 कंट्रीज में जाना था। तो अगर $100 में मैंने 6 कंट्रीज में 21 डेज डाटा यूज कर लिया, इट्स नॉट बैड। आपको वैसे मैं ये भी बता दूं कि यूएई में जो खासतौर पे डू और रितिस लाते हैं, इनके भी रोमिंग पैकेज हैं। बिल्कुल है। तो $100 में 15 डेज के लिए आपको अनलिमिटेड कॉल्स और बिल्कुल मिलती है, लेकिन क्योंकि मुझे डाटा चाहिए था, मेरे पास रोमिंग मैं एक्टिव करना भूल गया, मैं ऐसे ही चला गया था। तो फिर मैंने क्या किया, एयरपोर्ट पे बैठ के मैंने ई सिम ले ली। उसके अलावा फिजिकली सिम भी आप ले सकते हैं, जिस कंट्री में जाएं, ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत सिर्फ सिंगापुर की सिम थोड़ी महंगी है। वो तकरीबन आती है कोई 100 दिरहम की, सॉरी। अदरवाइज हर जगह पे सिम तो बहुत बेस्ट सोल्यूशन यही है, सिम जरूरत ही नहीं, आप इधर का ही रोमिंग एक्टिव, आप रोमिंग एक्टिव करके लेके जाएं और वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मत भूलिएगा, क्योंकि नेट आपको हर जगह पे चाहिए होता है। ठीक है। ठीक है। और जिस कंट्री में भी जाना है उसका लोकेशन मैप पहले से डाउनलोड करके लेके जाएं। तो वो लोकेशन मैप गूगल में कह रहे किस तरह? गूगल में ही। ओके। ठीक है। और जब भी आपने होटल बुक करना है, आपने गूगल मैप पे वो चेक करना है कि वो किस लोकेशन पे है, वहां से मेट्रो कितनी दूर है, वहां से सिटी सेंटर कितना दूर है। क्योंकि कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं होटल बुक करते हुए, वो उनको पता नहीं होता, वो सस्ता देखते हैं, वो होता है बहुत दूर, वो उससे कहीं ज्यादा पैसे वो टैक्सियों में और टाइम लगा देते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं घूमने फिरने, कोशिश करें हमेशा सिटी सेंटर में रहें। सिटी सेंटर में रहने का ये फायदा होता है कि आपको 24 आवर खाना भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलती है और इजी एक्सेस मिलता है। ठीक है। ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका टाइम का। और जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर। बाकी आपके लिए एक और ऑफर है कि अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट्स कर दें, तो हम दूसरा सेगमेंट कर लेंगे कभी दोबारा। जी जी। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे
आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, हम उस पर एक और नई वीडियो बना देंगे। चलो, थैंक यू यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।